हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग केवल और केवल स्टडीज कर रहे होते हैं अपने चैनल पर। दैट मीन्स हमारे चैनल पर केवल पढ़ाई होती है। अब ऐसे में आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम अभी तक कई सारे चैप्टर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं और उन सभी चैप्टर्स के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हमने बनाए थे उसमें आपका बहुत अच्छा सपोर्ट और प्यार मिला, जिसकी वजह से हम अब फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट हुए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक और नया चैप्टर, दैट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम जिसमें मैथ्स आती हो वहां स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का एक बेसिक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। और अगर हम अपने एसएससी एग्जाम्स की बात करें, बैंकिंग के एग्जाम्स की बात करें, तो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब चैप्टर केवल और केवल एक बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड है और वो बेसिक फॉर्मूला है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच में, एंड दैट इज स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। केवल एक ये फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड। ओके, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब स्पीड, टाइम और डिस्टेंस जो फॉर्मूले के अंदर यूज किए गए टर्म्स हैं, इनकी अपनी अपनी यूनिट्स होती है। नाउ किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर अपनी यूनिट्स हो वेरिएबल्स की, तो फिर यूनिट्स का आइडेंटिकल होना जरूरी होता है, दैट्स द रूल। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड बहुत सारी यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है, जैसे मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकंड, बहुत सारी यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है। लेकिन इनमें से सबसे कॉमन यूनिट्स जो स्पीड की यूज की जाती हैं क्वेश्चंस में, दैट इज किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। ये सबसे कॉमन यूनिट है जो यूज की जाती है। किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, इन्हीं को यूज किया जाता है। अब अगर आप स्पीड किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं तो यूनिट्स आइडेंटिकल होनी चाहिए, इसलिए टाइम आवर्स में होना चाहिए और डिस्टेंस को किलोमीटर्स में होना चाहिए। ठीक ऐसे ही अगर स्पीड मीटर पर सेकंड को लेकर सॉल्व करना है तो फिर टाइम सेकंड्स का होना चाहिए और डिस्टेंस मीटर्स में होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यूनिट्स आइडेंटिकल नहीं हुई तो आंसर गलत आएगा, इसलिए यूनिट्स का आइडेंटिकल होना जरूरी। अब अगर यूनिट्स आइडेंटिकल नहीं दी हैं तो फिर आपको करनी होगी। तो इट मींस डिस्टेंस में अगर किलोमीटर में डिस्टेंस दिया है और आपको मीटर्स में चाहिए, या मीटर में दिया है किलोमीटर में चाहिए, तो इंटरचेंज करना आना चाहिए। तो ऐसे में यूनिट्स के बीच में रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। यूनिट्स के बीच में रिलेशन के बेसिस पर किलोमीटर और मीटर के बीच में नॉर्मली सबको पता होगा, दैट इज 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स, तो 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, ऐसी आवर्स एंड सेकंड्स के बीच में रिलेशन की बात करें तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, सो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड्स हो जाता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में इंटरचेंज करने के लिए हम शॉर्ट टर्म्स यूज करते हैं, या तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 18/5 से मल्टीप्लाई करके हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम में प्रेशर की वजह से अक्सर हमारा ये कंफ्यूजन होता है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करने पर कौन किस में कन्वर्ट होगा। ओके, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक छोटी सी बात, पहले इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें कौन छोटा कौन बड़ा। देखिए दोनों में 5/18 और 18/5 में 18 एंड 5 दो ही नंबर्स यूज किए गए फ्रैक्शंस के अंदर। 18 एंड 5 दो ही नंबर्स यूज हुए। जब दोनों में नंबर्स आइडेंटिकल हैं तो फिर इस केस में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन, तो ऐसे में डिनोमिनेटर हर इसका छोटा है इसलिए ये बड़ा फ्रैक्शन। क्लियर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, क्योंकि सेम नंबर्स आइडेंटिकल नंबर्स हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इसलिए जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। अब किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग अगर हम यूनिट वाइज बात करें कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी यूनिट है, तो किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, मीटर छोटी यूनिट होती है। दैट मींस किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है और मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है। अब अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने जा रहे हैं तो फिर ऐसे में किससे मल्टीप्लाई करें, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जिसमें बदलना है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मींस अगर बड़े में बदलना है तो बड़े से मल्टीप्लाई, छोटे में बदलना है तो छोटे से मल्टीप्लाई। तो ऐसे केस में किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर बड़ा है और इन दोनों में से ये फ्रैक्शन बड़ा है। दैट मींस अगर बड़े में बदलना है तो बड़े से मल्टीप्लाई, छोटे में बदलना है तो छोटे से मल्टीप्लाई। हम यहाँ मीटर पर सेकंड छोटे में बदलने जा रहे हैं, अगर छोटे में बदल रहे हैं तो छोटे से मल्टीप्लाई, तो दोनों में से छोटा कौन है, 5/18। इट मींस किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर मीटर पर सेकंड हो जाता है।
ठीक ऐसे ही अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने जा रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, तो बड़े में बदलने के लिए बड़े से मल्टीप्लाई, तो बड़ा कौन है 18/5, इट मींस 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो याद रखना भी आसान होगा और गलती भी नहीं होगी। ओके, और सिंपली जस्ट यूनिट कन्वर्जन के बेसिस पर भी क्वेश्चन, इवन आपके छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं जैसे पुलिस के एग्जाम्स हो गए या फिर आर्मी के एग्जाम्स हो गए, वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखा गया यूनिट कन्वर्जन के रिगार्डिंग। बट रिमेंबर, किलोमीटर पर आवर की यूनिट को मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए ही 5/10 या 18/5 का यूज होता है। अगर ये किलोमीटर पर मिनट हुआ या मीटर पर मिनट हो गया तो फिर ऐसा कन्वर्जन डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, तब आपको यूनिट वाइज ही करना पड़ेगा। क्लियर? हमारे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें होता है ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक को कवर नहीं करते बल्कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम स्पेसिफिक फॉर्मेट में, स्पेसिफिक टाइप्स में कवर करेंगे। क्लियर? तो ओवरऑल हमारे पास इस तरह से 4 फॉर्मेट्स हो गए जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। हमारा पहला फॉर्मेट है ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस का। अब ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो क्योंकि हमें फॉर्मूले के अंदर 3 वैल्यूज चाहिए, दैट इज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड और टाइम के प्रोडक्ट से डिस्टेंस निकलता है, दैट्स द फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के अंदर जो 3 वेरिएबल्स हैं इनमें से अगर 2 की वैल्यू हमें दे दी जाए तो तीसरी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस में अक्सर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस कितना लेना है ये हमें डिसाइड करना होता है। कैसे डिसाइड करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। एक्चुअली ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस के 2 फॉर्मेट होते हैं, दैट मींस 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां से ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। अब ये फॉर्मेट कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला फॉर्मेट है क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट का, जब रेलगाड़ी किसी वस्तु को पार करती हो, और सेकंड फॉर्मेट है कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस। कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, जब रेलगाड़ी एक लंबी दूरी तय करती है। तो ओवरऑल ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस के 2 ही फॉर्मेट बनते हैं, पहला फॉर्मेट है क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट और दूसरा है कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस। इन्हीं दोनों फॉर्मेट से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसा फॉर्मेट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें यूनिट यूज करनी। ओके, हम यूनिट्स कौन सी, हम बड़ी वाली यूनिट्स को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करें या छोटी वाली यूनिट्स को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करें, इसका कंफ्यूजन अक्सर रहता है कि बड़े को छोटे में बदले या छोटे को बड़े में बदले। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के केस में अगर ट्रेन एक्चुअल स्पीड से मूव करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को पार कर रही है तो कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी, विद इन सेकंड्स में पार कर जाती है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, सेकंड्स में पार कर जाती है। अगर किसी खंबे को पार करना है तो 10 सेकंड, 12 सेकंड, किसी प्लेटफॉर्म को पार करना है तो ज्यादा ज्यादा 20, 25, 30 सेकंड्स में पार कर जाएगी एक्चुअल स्पीड से मूव करें। और इंडिया में अगर हम ट्रेन की स्पीड की बात करें एक्चुअल स्पीड तो मे बी 60 to 65 एक नॉर्मल स्पीड ट्रेन की। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक लंबे से लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को मैक्सिमम 1 मिनट लग जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। दैट मींस 60 सेकंड्स का टाइम हो जाता है, तो टाइम हम सेकंड्स में यूज करें। तो क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट में अगर टाइम सेकंड्स में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस मीटर्स में होना चाहिए। दैट मींस क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के लिए हम छोटी यूनिट लेते हैं, स्पीड मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड्स में एंड डिस्टेंस मीटर्स में होनी चाहिए। लेकिन अगर ट्रेन एक लंबी डिस्टेंस को कवर करती हो तो लंबी डिस्टेंस जैसे लखनऊ से दिल्ली की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर की डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में है तो फिर डेफिनेटली टाइम आवर्स में लगेगा, घंटों में टाइम लगेगा इतनी बड़ी डिस्टेंस को कवर करने में, और स्पीड किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। फिर दैट मींस कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस के केस में हम बड़ी यूनिट्स लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के केस में छोटी यूनिट लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस के केस में बड़ी यूनिट्स लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जिस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया गया तो आप छोटी यूनिट्स लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। लेकिन अगर एक लंबी डिस्टेंस कवर करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप बड़ी यूनिट्स को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां हमारा ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि हम कौन सी यूनिट्स को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करें, छोटे को बड़े में बदले या बड़े को छोटे में बदले, किस में बदले, उसका कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट से।
नाउ क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग हम जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब डिस्कस करने जा रहे हैं ये स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये क्लियर हो गए तो डेफिनेटली स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पीड, टाइम और डिस्टेंस कितना लेना है ये हमें डिसाइड करना होता है। अगर क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो जनरली उसमें पूछा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। दैट मींस टाइम हमसे पूछा जाता है, तो इट मींस स्पीड और डिस्टेंस दिया जाना चाहिए। बट एक्चुअली क्वेश्चन में जो स्पीड या डिस्टेंस दिया जाएगा उसी को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व करें ये जरूरी नहीं है। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें स्पीड और डिस्टेंस कितना लेना हो। चलिए पहले बात करते हैं डिस्टेंस की कि हम डिस्टेंस कितना लेंगे, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। डिस्टेंस कितनी लेनी है ये डिपेंड करता है कि हमारी ट्रेन जिस ऑब्जेक्ट को पार करने जा रही है वो ऑब्जेक्ट कितनी विड्थ का है, कितनी लेंथ का है। दैट मींस विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट मैटर करती है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। और अगर ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को पार करने जा रही है तो ट्रेन के सामने, सपोज ये ट्रेन है, इसके सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी विड्थ दो तरह की हो सकती है। हो सकता है वो जस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, जस्ट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, या फिर ट्रेन के सामने का ऑब्जेक्ट एक लेंथी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। दैट्स पॉसिबल। ओके, या तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या एक लेंथी ऑब्जेक्ट होगा जिसे ट्रेन पार करने जा रही है। जैसा ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस डिसाइड करनी होती है। तो दैट मींस डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दो पॉसिबल कंडीशंस बनती है, या तो ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को पार कर रही होगी या फिर एक लेंथी ऑब्जेक्ट को पार कर रही होगी। चलिए पहले बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए पहली कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन ट्रेन क्रॉसेस अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके विड्थ ट्रेन के कंपैरिजन में जीरो। ट्रेन की लेंथ ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स, 200 मीटर्स ट्रेन की लेंथ होती है। अब इतनी लंबी ट्रेन के सामने अगर कोई मैन या कोई पोल या कोई ट्री स्टैंडिंग कंडीशन में हो तो उसके विड्थ ट्रेन के कंपैरिजन में जीरो। दैट मींस दैट्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो ट्रेन के सामने जीरो विड्थ का हो, ट्रेन के लेंथ के कंपैरिजन में जीरो विड्थ का हो, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट का। अब अगर हमारी ट्रेन ऐसे किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे तो ट्रेन की लेंथ हम ले रहे हैं लेट एक्स मीटर। अगर ये ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे तो एक बाउंडेशन है, वो बाउंडेशन ये है कि ट्रेन और ऑब्जेक्ट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट की ये एक स्पेसिफिक बाउंडेशन है कि ट्रेन और ऑब्जेक्ट के बीच में हम गैप कंसीडर कभी नहीं करते हैं। ओके, अगर गैप गिवन भी है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जनरली ट्रेन और ऑब्जेक्ट के बीच में गैप कंसीडर नहीं किया जाता। अब अगर गैप गिवन है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ट्रेन को चलते हुए उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना होगा। दैट मींस ट्रेन जब ऑब्जेक्ट के पास पहुंच जाएगी तभी क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट की कंडीशन स्टार्ट होती है। दैट मींस अब क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट की कंडीशन स्टार्ट होती है। अगर ट्रेन ने इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है तो सबसे पहले इसकी जड़ पर पहुंचे, ऑब्जेक्ट की जस्ट एंड पर पहुंचे, और यहां से चलते हुए पूरी की पूरी ट्रेन अगर सेकंड साइड से बाहर निकल जाती तो दैट मींस ट्रेन ने ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर लिया। क्लियर? जब ट्रेन सेकंड एंड पर पूरी की पूरी बाहर निकलकर जस्ट इसको टचिंग कंडीशन में हो तो दैट मींस ट्रेन ने ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर लिया। क्लियर? अब ये क्रॉस करने में ट्रेन को यहां से यहां तक चलना पड़ा, तो कितना चलना पड़ा? अपनी लेंथ के बराबर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। दैट मींस डिस्टेंस कितना लेंगे? फिर लेंथ ऑफ द ट्रेन ही हमारे लिए डिस्टेंस हो जाता है। सो दैट वुड बी लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो फिर ट्रेन की लेंथ ही हमारे लिए डिस्टेंस हो जाती है। नाउ डिस्टेंस के लिए सेकंड कंडीशन है व्हेन ट्रेन क्रॉसेस अ लेंथी ऑब्जेक्ट। अब ये लेंथी ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ ट्रेन से कंपेरेबल। ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कोई प्लेटफॉर्म, कोई ब्रिज, पुल, कोई टनल हो सकती है, सुरंग, इवन कोई दूसरी रेलगाड़ी भी हो सकती है, अनदर ट्रेन। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ ट्रेन से कंपेरेबल है वो हमारे लिए लेंथी ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट की बाउंडेशन है कि अगर ट्रेन में किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है तो सबसे पहले उसके एक एंड पॉइंट पर पहुंचे। तो लेट ऑब्जेक्ट ये है जिसे ट्रेन क्रॉस करने जा रही है, दैट्स द लेंथी ऑब्जेक्ट हमारे अकॉर्डिंग। अगर ट्रेन इस लेंथी ऑब्जेक्ट को पार करने जा रही है तो इसकी एक सर्टेन लेंथ होगी, सपोज z मीटर्स कंसीडर कर लेते हैं।
अगर ट्रेन ने इसको क्रॉस करना है तो सबसे पहले इसके एक एंड पॉइंट पर पहुंचे और इसके बाद चलते हुए यहां से इस तरह से निकले कि सेकंड एंड पॉइंट से पूरी की पूरी ट्रेन बाहर निकल जाए, बट इसको टचिंग कंडीशन में एंड पॉइंट जो इस ट्रेन का एंड पॉइंट है वो ट्रेन ऑब्जेक्ट के सेकंड एंड पॉइंट पर टचिंग कंडीशन में, तो इस ट्रेन ने ऑब्जेक्ट को पार कर लिया। कितना चलना पड़ा, यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। कितना हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन और ऑब्जेक्ट की लेंथ के सम के बराबर की डिस्टेंस हो जाती है। दैट मींस डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मींस ट्रेन अगर किसी लेंथी ऑब्जेक्ट को पार कर रही हो तो हम डिस्टेंस कितना लेंगे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों के सम के बराबर की हमारी डिस्टेंस हो जाती है। और यहां अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ ट्रेन x है एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट z है, तो x प्लस z मीटर्स की डिस्टेंस ट्रेन को कवर करनी पड़ेगी इन क्रॉसिंग दैट लेंथी ऑब्जेक्ट। क्लियर। डिस्टेंस के बाद अब बात करते हैं हमें स्पीड कितना लेना होगा क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के केस में। क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के केस में स्पीड कितना लेना है ये मैटर करेगा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। जैसे हमने क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के केस में डिस्टेंस कितनी लेनी है ये देखा था, किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस डिसाइड करते हैं। ठीक इसी तरह से स्पीड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पीड कितनी लेनी है वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। अब ऑब्जेक्ट की स्पीड दो तरह से हो सकती है, मे बी ऑब्जेक्ट की स्पीड हो और मे बी ना हो। अगर नहीं हुई ऑब्जेक्ट की स्पीड तो ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो फिर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल ट्रेन मूविंग कंडीशन में है। ओके, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, स्टेबल है, रुका हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट स्टेबल है, ट्रेन मूव कर रही है, तो केवल ट्रेन की स्पीड ही क्वेश्चन में गिवन होगी, उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दैट मींस हमें तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक ऑब्जेक्ट स्टेबल है, ट्रेन की स्पीड है, उसी को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। हमें स्पीड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम तब आती है जब ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो फिर हम स्पीड कितना लेंगे, हम इसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। ओके, अब ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो फिर किधर मूव कर रहा है, दैट मींस उसकी डायरेक्शन किधर है, इस पर डिपेंड करेगा कि हमें स्पीड कितना लेना है। अब डायरेक्शन किधर है तो उसमें दो पॉसिबल कंडीशन फिर बनती है। हो सकता है ऑब्जेक्ट ट्रेन की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हो, जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही ऑब्जेक्ट भी जा रहा हो, और मे बी पॉसिबल ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। चलिए पहले देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ऑब्जेक्ट की मूविंग की कंडीशन में स्पीड कितना लेना है इसके रिगार्डिंग हम पहली कंडीशन ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। अगर ऑब्जेक्ट ट्रेन की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है तो ये ट्रेन और ये ऑब्जेक्ट जो इसके सामने उसी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन हुई, लाइक सपोज हमारी ट्रेन ये है जो लेट्स सपोज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब इसके सामने जो ऑब्जेक्ट है सपोज इसी डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो ट्रेन ऑब्जेक्ट को किस स्पीड से पार करेगी, हम इसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। ओके, ट्रेन ऑब्जेक्ट को किस स्पीड से पार करेगी। चलिए पहले मानते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड है लेट 80 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड 60, ऑब्जेक्ट की स्पीड 80, तो ऑब्जेक्ट तो तेजी से आगे निकल जाए। इसका मतलब ट्रेन उसे कभी क्रॉस कर ही नहीं पाएगी, और ट्रेन जब उसे क्रॉस कर ही नहीं पा रही तो इस मींस क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट की तो कंडीशन ही नहीं बनी। क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी यह है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड ट्रेन की कंपैरिजन में कम हो, तभी तो ट्रेन उसे क्रॉस कर पाएगी सेम डायरेक्शन मूव करते। इसलिए जरूरी है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो। चलिए मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड को हमने कम किया और कम करते करते इसे कर दिया हमने 60 किलोमीटर पर। ऑब्जेक्ट की स्पीड को हमने 60 कर दी, ट्रेन भी 60 और ऑब्जेक्ट भी 60 की स्पीड से मूव करे, तो दोनों पैरेलली एक दूसरे के साथ चलते चले जाएंगे। इसका मतलब ट्रेन ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर ही नहीं पाएगी। तो ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने के लिए हर हाल में ट्रेन की स्पीड ज्यादा ही होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की स्पीड से। दैट मींस x शुड बी ग्रेटर देन y, x शुड बी ग्रेटर देन y। ओके, ट्रेन की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड को हमने बढ़ाकर 60 से 61 कर दिया। ऑब्जेक्ट 60 की स्पीड से और ट्रेन 61 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब ट्रेन ऑब्जेक्ट को पार कर पाएगी, यस डेफिनेटली कर पाएगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। किस स्पीड से, उसी स्पीड को कहा जाता है कब, जब ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हो, तो जिस स्पीड से ट्रेन ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी वो स्पीड कहलाती है रिलेटिव स्पीड। दैट इज नोन एज रिलेटिव स्पीड। इसे कहा जाता है सापेक्ष चाल। कितना होगा, 60 तक तो ये आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही 61 हुआ हमने कहा ट्रेन ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर जाएगी। तो किस स्पीड से, जस्ट 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
और ये 1 कहां से आया, दोनों की डिफरेंस से। दैट मींस सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होता है डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, दोनों चालों का अंतर। और शर्त है कि ट्रेन की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। दैट मींस x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। दैट इज, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होता है डिफरेंस ऑफ स्पीड, लेकिन शर्त है कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर पाएगी। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं स्पीड के रिगार्डिंग क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट में। तो नेक्स्ट कंडीशन बनती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, जब ऑब्जेक्ट ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो अपोजिट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में दो पॉसिबल कंडीशन है। हो सकता है कि ट्रेन और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे, दैट्स द ट्रेन, एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। लेट ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ऑब्जेक्ट y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रेन इधर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में उधर मूव कर जाए, x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। दैट इज, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए, ये भी अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन। दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन में दो पॉसिबल कंडीशंस हो जाती, एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे के अपोजिट। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन के केसेस हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, इसलिए जिस स्पीड को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दैट इज अगेन रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल ही कहलाता है। हमने अभी देखा था सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड था डिफरेंस ऑफ स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स सम ऑफ स्पीड हो जाता है। दैट मींस यहां सम ऑफ स्पीड्स होगा, तो दोनों चालों का योग हो जाता है x एंड y। दैट मींस ट्रेन एंड ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आए या एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन की केस है और दोनों में ही रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल होता है सम ऑफ द स्पीड। दोनों का सम कर दीजिए, ये वो स्पीड है जिसे लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है। चलिए कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। आज के लिए पहला न्यूमेरिकल ले रहे हैं। 110 meter long train is running at the speed of 60 km per hour. In how much time it will cross another 170 meter long train running at the speed of 54 km per hour in the same direction of the train? That's the question. अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट की कंडीशन बनती हो या फिर ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट हो, आप सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए, रफ फिगर। इसके थ्रू आपको क्वेश्चन को समझना आसान हो जाए। तो हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ये अपनी ही डायरेक्शन में जाती हुई 170 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो दैट मींस क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट का केस है, तो सबसे पहले ट्रेन को ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना होगा। तो ऑब्जेक्ट के पास पहुंचना होगा जिसकी लेंथ दी है 170 मीटर एंड इट इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। 110 मीटर लंबी ट्रेन जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, दूसरी ट्रेन जो 170 मीटर है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, कितनी देर में पार कर जाएगी पूछा है। दैट मींस क्रॉसिंग टाइम हमसे पूछा गया, टाइम कितना लगेगा ये हमसे पूछा गया। अब टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड आपको डिसाइड करना है कितना होगा। ट्रेन के सामने का ऑब्जेक्ट लेंथी ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट, दैट्स द लेंथी ऑब्जेक्ट। लेंथी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना चलना पड़ता है, अपनी लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ के सम के बराबर। दैट मींस डिस्टेंस हो जाएगी 110 प्लस 170 इतने मीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड की बात करते हैं। ट्रेन के सामने का ऑब्जेक्ट मूविंग और स्टेबल, दैट्स मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मूविंग है तो रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड डिपेंड करता है सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस, दैट मींस 60 माइनस 54 दैट इज किलोमीटर पर आवर। नाउ 1 मीटर में किलोमीटर पर आवर यूनिट्स आइडेंटिकल नहीं है। यूनिट्स या तो मीटर पर सेकंड एंड मीटर होना चाहिए या फिर किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर होना चाहिए। हम क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो छोटी यूनिट चाहिए, तो छोटे में बदलने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई। दैट मींस बड़ी यूनिट किलोमीटर पर आवर को अगर आप छोटे में बदलने जा रहे हैं तो छोटे से मल्टीप्लाई, दैट मींस 5/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपलीफाई करना है इसको, तो दैट वुड बी 280 डिवाइडेड बाय दैट इज 6 इनटू 18 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दैट इज इतने मीटर एंड मीटर कैंसिल, सेकंड्स में टाइम हो जाएगा, इतने सेकंड्स का टाइम लगेगा। दैट इज
6 3 18 and 5 5 is 25, 5 6 is 30, 6 3 is 18 and 168 seconds. It means ट्रेन को सेकंड ट्रेन जो कि 170 मीटर लंबी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, इसे क्रॉस करने में 168 सेकंड्स का टाइम लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स of length 140 meters and 160 meters are running in opposite direction at the speed of 67 km per hour and 77 km per hour respectively. In how much time they will cross each other after meeting? लेकिन इस बार opposite direction में move कर रहे हैं. तो first train and second train they are running in opposite direction में move कर रहे हैं. एक ट्रेन की लेंथ दिया गया था 140 मीटर्स और दूसरी ट्रेन की लेंथ है 160 मीटर्स. एक की स्पीड है 67 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड की स्पीड है 77 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर. क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट की कंडीशन है एंड क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट की कंडीशन तब बनती है जब दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाएं. आफ्टर मीटिंग ऐसा कहा गया. तो मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया. नाउ क्रॉसिंग टाइम हमसे पूछा गया. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस कितना और स्पीड कितना ये आपको डिसाइड करना होगा. तो क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के केस में डिस्टेंस कितना लेते हैं. तो क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट के केस में डिस्टेंस के लिए देखा जाता है कि ट्रेन के सामने का ऑब्जेक्ट लेंथी ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट है. लेंथी ऑब्जेक्ट, तो लेंथी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा, अपनी लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ के सम के बराबर. दैट इज दिस वन. ओके. नाउ स्पीड के लिए देखा जाता है ट्रेन के सामने का ऑब्जेक्ट मूविंग और स्टेबल. दैट इज मूविंग. अगर मूविंग है तो रिलेटिव स्पीड. अब रिलेटिव स्पीड के लिए देखा जाता है ट्रेन के सामने का ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड सम ऑफ द स्पीड होता है. तो दोनों को प्लस करेंगे. दैट मींस 67 प्लस 77 किलोमीटर पर आवर. दैट इज ये स्पीड होनी चाहिए. बट क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि कितना टाइम लगेगा और टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिट्स का आइडेंटिकल होना जरूरी है. डिस्टेंस मीटर्स में बट स्पीड किलोमीटर पर आवर है. ना क्रॉसिंग एन ऑब्जेक्ट में छोटी यूनिट चाहिए तो किलोमीटर पर आवर. बड़ी यूनिट को छोटे बदलना है. छोटे बदलने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई, दैट मींस 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर. सिंपलीफाई करते हैं तो दैट वुड बी 140 एंड 160 300 मल्टीप्लाइड बाय 18 ऊपर चला जाएगा. इन दोनों को सम किया तो दैट इज 7 7 14 एंड 14 into 5. दैट इज इसे सिंपलीफाई करते हैं. इतने सेकंड्स का टाइम लगेगा. तो 18 8 जा 144 5 60 and 4 2 and 4 15. That is 15/2 seconds. That is 7.5 seconds. 7.5 सेकंड का टाइम लगता है ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में. आज हमने ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया और ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. अब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जा सकता है. इसके साथ ही हम अपने आज के टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं. अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बाकी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर टुडे. थैंक यू.